हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ एसएसटी के अंतर्गत अप्रोचेस ऑफ एसएसटी। इसमें इसके बारे में मैंने कल आपको काफ़ी कुछ बताया था, पिछले लेक्चर के माध्यम से, ऑडियो लेक्चर के माध्यम से अप्रोचेस के बारे में बताया था। और एक अप्रोच के बारे में आपको उसके टाइप्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और एक टाइप्स जो है कोरिलेशन अप्रोच के बारे में बताया था काफ़ी कुछ। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड दूसरा जो है कॉन्सर्टिक एंड पेरियोडिक अप्रोच, केंद्रीयभूत या व सामयिक अप्रोच। सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकृत आयाम या उपागम के बारे में अध्ययन करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में। तो जो एकीकृत अप्रोच है, आयाम है या उपागम है, इसका तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है, उस कैरिकुलम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता है, बल्कि उनमें एकता होती है। कोई बीच में कोई बैरियर नहीं होता है, बल्कि उनमें एकता होती है, एक साथ रहने की क्षमता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को, जो अनेक कई सारे सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको विभिन्न खंडों में प्रस्तुत ना करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट के अंतर्गत कई सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं नॉलेज के यानी ज्ञान के एक यूनिट माने गए हैं, अलग अलग यूनिट माने गए हैं। ठीक है, तो उस इकाई के रूप में ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों ने या शिक्षाविदों का ये मानना है कि ज्ञान एक है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के सभी विषय ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हैं। पठन पाठन की सुविधा तथा कुछ अन्य व्यवहारिकताओं के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया है, किंतु इस विभाजन का ये अर्थ नहीं है कि बालकों को विभिन्न विषयों यानी जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग ज्ञान कराया जाए। इसी क्रम में इसको परिभाषित किया है हेंडरसन ने कहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। ए कैरिकुलम इन विच बैरियर्स बिटवीन सब्जेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इन ऑफ्टन कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू हेंडरसन ने ही कहा है कि इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उन अनुभवों को देता है जिन्हें एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक समझा जाता है, और जिसमें बालक उस पाठ्यवस्तु या कंटेंट या प्रकरण को सीखते हैं जो अनुभवों को समझने में एवं उनके पुनर्निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार का अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम यानी जो अनुभव के एक्सपीरियंस के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो अलग अलग रखने और उनको शीर्षकों में बांटने का अंत करता है एवं ऐसे विषयों को एक स्थान देता है जो बालक की रुचि के केंद्र होती है, जो बालक में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, उसके सेंटर होते हैं। ठीक है, उसको ये जो एकीकृत पाठ्यक्रम है वो उन सभी विषयों को, ऐसे विषयों को जो अनुभव पर आधारित होते हैं उनको एक गौड़ स्थान देता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विशेषताएं, इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको एक समन्वित रूप में या
समग्र रूप में, इकट्ठा रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सपोज दैट कोई क्लास में एक बच्चा है, आप किसी क्लास में हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट है, सभी की नॉलेज आपको दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक समग्र रूप में इकट्ठा करके एक साथ नॉलेज आपको प्रदान की जाती है, एक छात्र को, एक विद्यार्थी को, बालक को। ठीक है, इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि किसी भी क्लास में कोई एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट होता भी है तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी में आप जाते हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से पीजी करते हैं, फिर भी उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सब सब्जेक्ट होते हैं, पेपर होते हैं, तो उन पेपर्स के माध्यम से, उन सब्जेक्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ कराया जाता है, या फिर स्टूडेंट्स एक साथ नॉलेज लेते हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं विभिन्न विषयों का। 10th क्लास की अगर हम बात करें, 9th क्लास की बात करें, 8th क्लास की बात करें, सभी क्लासों में विभिन्न पुस्तकें होती हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, तो उन विषयों के माध्यम से नॉलेज दी जाती है, बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, उपागम है, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम अनुभव केंद्रित होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ठीक है, इससे बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। जीवन से संबंधित, जो जीवन में फ्यूचर में बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जो उसके फ्यूचर में उसके काम आए, ठीक है, उपयोग में आए। इसमें छात्रों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, जो अनुभव पर आधारित होते हैं, यानी एकीकृत जो पाठ्यक्रम होते हैं वो उनका जो है एक विशेषता होती है कि बच्चों में रुचियों और बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसके महत्व को दिया जाता है, उसका महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षकों का उत्तरदायित्व एवं कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि टीचर्स जो है एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग करते हैं, अनुभव पर आधारित जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो टीचर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है वो एवं उनका कार्यभार है वो बढ़ जाता है। इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षक को पर्याप्त एवं व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि टीचर जितना पढ़ेगा, स्टडी करेगा, ठीक है, या जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा उतना ही वो सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर पाएगा और बच्चों को अनुभव के आधार पर, अपने अनुभवों को के आधार पर ज्ञान प्रदान कर पाएगा। नेक्स्ट, इसमें जो छात्रों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को समन्वित करने में आसानी होती है। एकीकृत जो पाठ्यक्रम है, आयाम है, उसकी जो एकीकृत पाठ्यक्रम आयाम है, उपागम है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में के पूर्व ज्ञान को, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको न्यू नॉलेज के साथ संबंध स्थापित करने में आसानी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत पाठ्यक्रम या एकीकृत उपागम। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, केंद्रीभूत। ठीक है, केंद्रीभूत पाठ्यक्रम या उपागम। ठीक है, ये पाठ्यक्रम की तो उपागम अप्रोच जो है, अप्रोचेज ऑफ करिकुलम इन SST, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की उपागम। ठीक है, तो दूसरा है केंद्रीभूत उपागम, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। ये इसकी अगर हम बात करें तो देखा जाए संसार के कुछ राष्ट्रों की सभ्यता प्राचीन है, जैसे मिस्र है, रोम है, इसीलिए इनका जो इतिहास भी है वो भी अधिक प्राचीन काल में आरंभ हुआ था। शिक्षण की दृष्टि से ये सोचना या निश्चय करना पड़ता है कि अगर देखा जाए तो टीचिंग की दृष्टि से तो उनकी संपूर्ण इतिहास प्रत्येक कक्षा में पढ़ाया जाए एवं उसे कई भागों में विभक्त करके विभिन्न कक्षाओं में एक एक खंड का अध्ययन कराया जाए, तब इसे सामाजिक आचरण यानी पीरियडिक ट्रीटमेंट कहते हैं। समस्त इतिहास को एक ही कक्षा में पढ़ने के आयाम को केंद्रीभूत विधि कहते हैं। समझ गए?
जो जैसे हम जो इतिहास की बात कर रहे हैं, संपूर्ण इतिहास को बच्चे को पढ़ाया जाए और एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, और अगर इस तरीके से पूरे इतिहास को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उस आयाम को क्या कहते हैं? केंद्रीभूत विधि कहते हैं। ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में एसएसटी में मुख्यतः जो उस केंद्रीभूत आयाम है उसका विशेष महत्व होता है। इस आयाम में पाठ्य सामग्री को प्रत्येक शिक्षा स्तर पर, चाहे वो कोई भी शिक्षा स्तर हो, आप प्राथमिक स्तर, जूनियर, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, मतलब किसी भी स्तर पर पूर्ण रूप से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास की विषय वस्तु को समग्र रूप में एक ही कक्षा में अगर पढ़ाया जाए तब विषय की गहनता और व्यापकता भी बढ़ाई जाए, जिससे इतिहास की विषय वस्तु छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप हो सके। कुछ केंद्रीभूत आयाम के अंतर्गत, अप्रोच के अंतर्गत कुछ शिक्षण सिद्धांत हैं। जैसे पहला है, ये आयाम मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। समस्त ज्ञान समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसके अंतर्गत, और संपूर्ण से खंड सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह है पहला सिद्धांत। दूसरा है, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है और विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। आप कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है कि इसके अध्ययन से बालकों में, छात्रों में, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति यानी जो मेमोरी पावर है वो उसका विकास होता है, और विषय के प्रति, जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके प्रति कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि उत्पन्न होती है। तीसरा सिद्धांत है, सामाजिक विज्ञान विषय का बोध अधिक व्यापक रूप में दिया जाता है। व्यापक रूप में आप समझ रहे होंगे, वह ब्रॉड रूप में बहुत, अगर देखा जाए तो सामाजिक जो विषय है उसमें समस्त संसार का अध्ययन किया जाता है। इतिहास, भूगोल, है ना, एसएसटी के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण संसार से संबंधित या मानव जाति के समाज से संबंधित, मानव जाति के जीवन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका बहुत ब्रॉड रूप माना जाता है। सामाजिक विज्ञान विषय का जो बोध है, अध्ययन है, वो बहुत ज़्यादा अधिक ही व्यापक रूप में दिया जाता है। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, ये इसके सिद्धांत हो गए। एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, केंद्रीभूत उपागम का प्रयोग कैसे किया जाता है, एक एग्जाम्पल है। इस विधि का जो प्रयोग है, इस विधि में मैक्सिमम प्रश्नोत्तर, जो क्वेश्चनर मेथड होता है, उसकी सहायता से ही संभव है। प्रश्नोत्तर विधि तो समझ रहे होगे, मैंने आपको BA थर्ड सेम में फोर्थ सेम के उसमें लेक्चर बना के भेजा है। आप चाहें सारे मेथड्स उसको सुन सकते हैं, अभी फ्री हैं घर पर, तो ज़रूरी नहीं है आप वो वीडियो भी आप लेक्चर वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि की सहायता से ये संभव है, इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि का एक आयाम मात्र ही है, प्रश्नोत्तर विधि का ही एक मात्र पार्ट है ये देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी क्रम में बात करते हैं कि एग्जाम्पल तौर पर कि किस तरीके से केंद्रीभूत आयाम की मुख्य भूमिका है, मुख्य रोल है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है कि कोई टॉपिक लेते हैं, चैप्टर है भारत पर विदेशी आक्रमण तथा उसका प्रभाव। भारत पर विदेशी आक्रमण यानी विदेशों ने जो आक्रमण किए हैं, एक ऐसा चैप्टर है। तो उसमें सबसे पहले टीचर क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है छात्रों से कि भारत की सभी जातियाँ क्या यहाँ के मूलनिवासी हैं, जो भारत में निवास कर रही जातियाँ हैं, धर्म हैं, वो क्या यहाँ के ही मूल निवासी हैं, भारत में विदेशी जातियाँ किस प्रकार आईं। तो छात्र उत्तर देते हैं कि अतीत काल से भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, और जीत के बाद जो जीत जाता है उसके बाद वे यहीं बस गए। ठीक है। फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो छात्र उत्तर देते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर
टीचर कहता है उसके बाद विदेशी आक्रमण किसने किया था? छात्र कहते हैं मोहम्मद गौरी ने। शायद आपको भी नॉलेज होगी इस बात की। छात्र की जो क्रिया रहती है, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, जिसको पृथ्वीराज ने 16 बार पराजित किया था। ठीक है, 17वीं बार धोखे से उसने अटैक किया और उसको पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। शायद आपको नॉलेज होगी। फिर टीचर कहता है, नया क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण क्यों किए थे? ठीक है, तो छात्र कहता है कि छात्र उत्तर देते हैं कि भारतीय राजाओं में जयचंद्र तथा पृथ्वीराज में आपस में फूट पड़ी थी, मतलब आपस में झगड़ा था, इसलिए गौरी को जयचंद्र ने आमंत्रित किया था जिससे पृथ्वीराज का पतन हो सके। तो यह टीचर फिर क्वेश्चन करता है, पुटअप करता है, इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या इस आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ था? तो विद्यार्थी कहते हैं विजय के बाद गौरी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और अगर मान लो वहाँ पर स्टूडेंट्स को आंसर पता नहीं है तो टीचर ही आंसर देता है कि विजय के बाद गौरी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और भारत से सोना और जेवरात इत्यादि अपने साथ ले गया तथा अपने सरदारों को भारत में छोड़ गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी क्रम में इस तरीके से अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है इस आयाम के अंतर्गत, अप्रोच के अंतर्गत, केंद्रीभूत के, और इसलिए इसको केंद्रीभूत अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं के बारे में अगर हम बात करें तो पहली है न, इसी क्रम में आप चाहे नोट कर सकते हैं। इस विधि का जो विशेष लाभ ये होता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध रूप से बोध हो जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे अभी क्वेश्चन पुटअप किए एग्जाम्पल तौर पर कि पहले टीचर ने क्वेश्चन किया, ठीक है, फिर स्टूडेंट ने आंसर दिया, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा, मतलब इसी क्रम में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध रूप में ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। और नेक्स्ट इस विधि से छात्रों की निर्णय शक्ति का भी विकास होता है। निर्णय लेना, डिसीजन पावर जो होती है उसका विकास हो जाता है। नेक्स्ट विषय वस्तु का बोध समग्र रूप में कराया जाता है। जो कंटेंट है, टॉपिक है, उसका जो बोध है, उसका ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका समग्र रूप में, एक सम्मिलित रूप में, कंबाइंड रूप में उसका अध्ययन कराया जाता है, जिससे घटनाओं में संबंध तथा कारण एवं प्रभाव को समझने में सुगमता होती है। ये विधि गेस्टाल्ट महोदय के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट है समग्र ज्ञान के वर्तमान को भली प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इसको यूज़ करने की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे इस विधि की पहली सीमा क्रमानुसार कि छोटी कक्षाओं में विषय वस्तु का क्षेत्र अधिक हो जाता है और उच्च कक्षाओं में अधिक व्यापकता और गहनता से अध्ययन नहीं हो पाता। ठीक है, आधुनिक समय में इतिहास का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि समग्र विषय वस्तु को एक कक्षा में पढ़ाना संभव नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया केंद्रीभूत अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामयिक आयाम, पीरियडिक, ठीक है, अप्रोच। इस आयाम में पाठ्य सामग्री को प्रत्येक शिक्षा स्तर पर पूर्ण रूप से लिया जाता है और इसमें इतिहास की विषय वस्तु को युगों, पीरियडिक ट्रीटमेंट में विभक्त कर लिया जाता है। विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग क्लासों में एक एक युग के इतिहास को पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखते हो आप, अगर हिस्ट्री पढ़ती हैं तो 10th में आपने कुछ पढ़ा, कुछ पार्ट 12th में, फिर ब्रॉड रूप होता चला जाता है जैसे आक्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप बात करें जूनियर क्लास में SST पढ़ाई जाती है, बट उसमें थोड़ा सा मेन पार्ट पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसका ब्रॉड रूप 9-10 में मिल जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन में मिल जाता है, फिर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ब्रॉड रूप गहनता से अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षाओं में एक एक युग के इतिहास को पढ़ाया जाता है। इस आयाम के समर्थकों का विचार है कि इतिहास की विषय वस्तु में कुछ ऐसी घटनाएं एवं तिथियाँ होती हैं जहाँ इतिहास को सुगमता से विभक्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बौद्ध धर्म का प्रचार, दूसरा हर्षवर्धन की मृत्यु, तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध, नेक्स्ट
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, नेक्स्ट स्वतंत्र भारत इत्यादि इस क्रम में अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, इसके समर्थकों का कहना है, किसके समर्थकों का, इस आयाम के, इस अप्रोच के जिसने समर्थन किया है, उनका कहना है कि छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं, महान पुरुषों, शासकों तथा धर्मों आदि का बोध जो है इस आयाम के द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। इतिहास की छोटी छोटी घटनाओं की भी जानकारी कराई जाती है जिनमें छात्र अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसी क्रम में हम बात करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इसमें खंड में संपूर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें खंड में संपूर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ज्ञान खंडों के रूप में प्रदान किया जाता है जो व्यवहारवादियों के सिद्धांतों पर आधारित है। छात्रों को, नेक्स्ट है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें जो कल्पना, विचार एवं निर्णय शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। ये पहली विशेषता है, ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। साइकोलॉजिकल जो आपने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स, उनके कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ी हैं, उन मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है ये। और इससे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक छोटी छोटी घटनाओं का बोध होता है जो छात्रों के विकास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। और विद्यार्थियों में कल्पना एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है इसके प्रयोग से। इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि अगर किसी चीज़ का जितना बेनिफिट्स होते हैं उसके उतने दोष भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो कुछ दोष हैं, जैसे इस आयाम द्वारा वर्तमान को समझना कठिन हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या है, इतिहास के बारे में ही पढ़ाया जाता है, वर्तमान के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं कराया जाता है। और विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग काल का बोध कराया जाता है, इसलिए इतिहास की विषय वस्तु का पूर्ण बोध नहीं होता है। और क्योंकि पूर्व काल का आरंभ में विवेचन नहीं हो पाता है, सभी कालों का जो बोध है या मतलब ध्यान करना समान स्तर पर नहीं हो पाता है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में विषय की जो व्यापकता है वो बढ़ती जाती है और दूसरे छात्र पिछले अध्ययन को सामान्यतः भूलते चले जाते हैं। ये इसका दोष है। ये अगले क्लास में जाते हैं, वो याद करते, पीछे का भूल जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसके ये अप्रोच हो गए। नेक्स्ट नए लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।